हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल बीएससी सेकंड ईयर की बात करेंगे हम। तो लास्ट क्लास में हम इसके दो एग्जाम्पल्स कर चुके थे, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे अब हम। हमने ये जो तीसरा एग्जाम्पल था ये हमने सॉल्व कर लिया था। d की पावर 4 प्लस 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इक्वल टू g। और मैंने आपसे बोला था कि इसके आगे के आप लोगों को फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। देखो इसमें आगे, इसलिए इसका सहायक समीकरण होगा, इसलिए इसका सहायक समीकरण होगा, मीन्स therefore its auxiliary equation will be। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण लिखने के लिए जहां d है उसे हम चेंज कर लेंगे m में, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 1 इक्वल टू 0। ओके, तो हमने यहां से क्या किया है, इसको m4 2m क्यूब 3m स्क्वायर 2m प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, हमें इसके फैक्टर करने हैं। m4 m क्यूब प्लस m क्यूब, इस 2m क्यूब को मैंने कैसे डिवाइड कर दिया, m क्यूब प्लस m क्यूब में, माइनस का m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस का m प्लस का m प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो जितने भी थे इनको मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो आगे, m4 प्लस m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस का m4 प्लस m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस m। और इसके बाद हमारे पास क्या टर्म्स बचेगी, एक m3 m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, एक m ले लिया हमने, एक m इक्वल टू 0। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन पार्ट क्या है। तो इनमें से देखेंगे हम कि हम m स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, m स्क्वायर को इस पार्ट में से हम कॉमन लेंगे, m स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। तो यहाँ इन तीनों स्टेप से देखेंगे, m4 प्लस m क्यूब, यहां से हम m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जो हमारे बचे हुए पार्ट्स हैं उनको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे वो देखेंगे। तो देखो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, दूसरा मेथड यूज करते हैं हम। 1 मिनट रुको, m4 माइनस 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर, तो प्लस का माइनस 4m स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर, 1 मिनट रुकना आप लोग, m4 प्लस 2m क्यूब प्लस का m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ से m स्क्वायर कॉमन है तो m स्क्वायर प्लस एक m स्क्वायर बचेगा यहाँ से, उसको यहाँ पे लिख दो m क्यूब, यहाँ रह गया m स्क्वायर m प्लस 1 माइनस का, यहाँ से हमारे पास कॉमन आना चाहिए माइनस 4m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का m क्यूब प्लस का 1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास भी यही बचना चाहिए। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व
1 मिनट, एम स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया एम स्क्वायर कॉमन, हमारे पास बचेगा एम माइनस का 4 और प्लस का एम प्लस 1। इस मेथड से भी ये बहुत लेंथी जाएगा, अभी 2-3 स्टेप और होंगे इसके। तो ये किसी का होल स्क्वायर बन सकता है, तो हम वो देखेंगे। m की पावर 4 m स्क्वायर m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व नहीं करोगे रफ पेज में, आप इस स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप याद रखोगे, क्योंकि आपके पास जो एग्जाम में टाइम होता है वो लिमिट टाइम होता है। लिमिट टाइम में आप इसको सॉल्व किस तरह से करोगे? देखो 2m³ है, तो 2m³ को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे? m³ प्लस m³ माइनस m² माइनस m² माइनस m² प्लस का 2m प्लस का 1। ठीक है, और आप लोग अगर सॉल्यूशन का बोलो तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा लेंथी जाएगा लेकिन ये। तो देखो वो अभी प्लस का m² माइनस का माइनस m² माइनस का 2m² प्लस का 2m प्लस का 1, तो m³ माइनस m² माइनस m²। अगर हम यहाँ से इसको कॉमन लेंगे तो m³ m² कॉमन यहाँ से, तो m² प्लस का m माइनस का 1 प्लस का m³ माइनस का m² प्लस 2m प्लस 1। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमारे पास क्या आएगा? इसका होल स्क्वायर आएगा। और किस मेथड से हमें सॉल्व करना है ये देखो, कि ये जो 2 है ना, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? m³ प्लस m³ में। किस तरह से लिखेंगे? m³ प्लस m³ में। फिर ये जो 3m² है इसको लिखेंगे माइनस m² माइनस m² माइनस का m²। फिर ये जो 2m है इसको हम लिखेंगे m प्लस m और प्लस का रहेगा 1। अब इनमें से दो पार्ट में से आप लोग कॉमन ले लेना। कॉमन लेके हमारे पास 2 पार्ट सेम आएंगे, मतलब क्या बनेगा? m² प्लस m प्लस 1 m² प्लस m प्लस 1। तो दोनों पार्ट सेम है, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? होल स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ से हमारे पास एक गुणनखंड आ गया। अब इसके हम और फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि m² प्लस m प्लस 1 का किसी भी कंडीशन में गुणनखंड नहीं हो सकता। जब इसका मूल, इसके गुणनखंड फैक्टर्स डायरेक्ट सीधे तरीके से नहीं हो सकते, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? श्रीधराचार्य सूत्र। तो लिखेंगे इसमें श्रीधराचार्य सूत्र से निकालेंगे मान। तो देखो ये कितने मान है? 2 मान है, तो कितनी बार आंसर आएगा हमारा? 2 बार। तो एक बार निकालते हैं हम। ठीक है, तो क्या आंसर होता है इसका? माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये किसका फॉर्मूला है? श्रीधराचार्य का। तो देखो इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ m² प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो। तो m² प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है? m² प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से हम इनके गुणनखंड नहीं कर सकते, तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा श्रीधराचार्य। तो लिखेंगे माइनस का b, और b का मान कितना है? 1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। क्लियर? तो मेरे पास जो m का मान आएगा वो क्या आएगा? देखो यहाँ से m इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस √-3 अपॉन 2, और √-1 का मान कितना होता है?
तो m का मान आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। और ये भी क्या है, सेम पार्ट है, तो इसका जो m का मान आएगा वो भी क्या आएगा, आप लोगों का सेम आएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो आपके m के मान आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इस समीकरण का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन नोट करेंगे। जहां तक नोट करो इसे पहले, तो इसका फॉर्मूला कौन सा होगा, व्यापक हल सी। देखो पी आई निकलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बराबर के बाद क्या है, 0 है, मीन्स इक्वल टू के बाद क्या है, 0, तो पी आई तो हो गया इसका 0। सिर्फ क्या निकलेगा, सी एफ। सी एफ निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ओके, इस फॉर्मूले से हम इसका सी एफ कैलकुलेट करेंगे, और ये फॉर्मूला कल की क्लास में मैंने आपको 4th नंबर पे नोट करवा दिया। अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा में, मतलब m की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, और अगेन माइनस 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो ये यहाँ से अल्फा और बीटा का मान कौन सा हो जाएगा, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। जो आयोटा के साथ है ये बीटा का मान है, और जो नॉर्मल -1/2 है ये अल्फा का मान है। तो लास्ट क्लास में हमने इसके व्यापक हल के लिए क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा था कि अगर सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर आ रहा है तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, e की पावर अल्फा x c1 प्लस c2 x cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4 x साइन बीटा x, साइन बीटा x। तो e की पावर अल्फा का मान कितना है, -1/2x, c
C1 प्लस C2x, बीटा का मान cos रूट 3/2x प्लस C3 प्लस C4x साइन रूट 3/2x। ये है आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका व्यापक हल। तो लिखो आगे, व्यापक हल इक्वल टू CF प्लस PI। मीन्स CF का मान कितना है हमारे पास, e की पावर -1/2x C1 प्लस C2x cos रूट 3/2x प्लस C3 प्लस C4x cos साइन रूट 3/2x। और जो PI का मान है वो क्या हो गया, 0। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, व्यापक हल होगा, वो क्या है, जो CF का मान आया है। नोट कर लो इसे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अब हम तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया कि CF का मान निकालने और ये आंसर कंप्लीट। अब हम करेंगे, तो आप लोग व्यापक हल निकालना सीख गए होंगे जब बराबर इक्वल टू साइन के बाद क्वेश्चन में क्या हो, 0 दिया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। d2x/dt²
माइनस 3 dx/dt प्लस 2x इक्वल टू 0, जबकि t बराबर 0 तब x बराबर 1 एंड dx/dt इक्वल टू 0। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर आप, सॉल्यूशन लिखेंगे आप, दिए हुए समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। दिए हुए समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। वी कैन राइट given equation of the following form, तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ x और t दिया है तो d/dt को हम क्या करेंगे, d/dt को किसके इक्वल करेंगे, d के इक्वल, तो यहाँ पुट करो d² x माइनस 3dx प्लस का 2x इक्वल टू 0। तो देखो इक्वल टू के बाद क्या दिया है, 0 दिया है। इसका मतलब हमें सिर्फ क्या निकालना है, इसका सिर्फ हमें CF निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन निकालना है। और बराबर के बाद जब 0 होता है, इक्वल टू के बाद अगर 0 है तो हम TI का मान क्या आता है, 0। तो लिखेंगे इसमें से x पार्ट कॉमन है तो x को हम कॉमन लेंगे, d² माइनस का 3d प्लस 2x इक्वल टू 0। नोट करो यहाँ तक। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे इसमें, देखो अब आगे से तो यहाँ हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, d² माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अतः इसका सहायक समीकरण निम्न होगा, अतः इसका सहायक समीकरण निम्न होगा। The auxiliary equation will be तो क्या करेंगे, d को m में चेंज कर देंगे, m² माइनस 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड फैक्टर्स करेंगे, तो m² माइनस का m माइनस 2m
m प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो m कॉमन लिया, m माइनस 1 माइनस 2, m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसके गुणनखंड हो गए m माइनस 2 और m माइनस 1। दोनों को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, m की दो वैल्यू आएंगी, m बराबर 2 और m बराबर 1। कितनी वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज, और दोनों वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो देखो। अब यहाँ जो ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन dx/dt फॉर्म में दिया है, किसमें, t में। और इससे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो सॉल्व कर रहे थे dy/dx, मतलब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना c की पावर m1x। तो ये जो नीचे पार्ट होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नीचे वाला पार्ट क्या है हमारे पास, t। तो देखो cf बराबर क्या आ जाएगा, c1 e की पावर 1t प्लस c2 e की पावर 2t। ठीक है, तो यही क्या है हमारा इसका व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन। तो लिखो यहाँ पर आगे व्यापक हल, व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा, जो ऊपर रहता है, ऊपर क्या है x, x बराबर c1 e की पावर t, c2 e की पावर 2t। अब इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी है कि t बराबर 0 जब x का मान 1 है और दूसरा है dx/dt का मान 0 है। तो लिखो पहले से, फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखो अब हमें दिया है कि dx इक्वल टू dt अपॉन 0, मतलब हमें क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष, सॉरी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इसे समीकरण नंबर 1 लिख देना। तो देखो x का t के सापेक्ष क्या होगा, dx/dt, c1 कांस्टेंट e की पावर t का e की पावर t, c2 e की पावर 2t और 2t का आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, dx/dt का। लिखो इसे समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 व 2 में दी हुई शर्तों को रखने पर put the given condition in equation फर्स्ट एंड सेकेंड। और हमें क्या कंडीशन दी है, x t बराबर 0 जब या when x बराबर 0 और dx by dt बराबर 0। एक बार क्वेश्चन देख लो, यही है क्या आपकी, x बराबर 1 और dx अपॉन dt बराबर 0, x बराबर 1। क्लियर। अब देखो, तो पहले मैं t बराबर 0 और x इक्वल टू 1 समीकरण 1 में पुट करूंगी तो x की वैल्यू हो गई 1, c1 e की पावर 0, c2 e की पावर 2 0, 2 into 0। तो e की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इट मीन्स c1 प्लस c2 इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, t बराबर 0 dx अपॉन dt बराबर 0, c1 e की पावर 0 प्लस 2 c2 e की पावर 0। अगेन e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो क्या आएगा यहाँ से c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें किसका मान निकालना है, c1 और c2 का, c1 प्लस 2c2 किसका मान निकालना है हमें, c1 और c2 का। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में 4 से, इसको समीकरण 3 दे दो, इसे समीकरण 4 दे दो, दोनों को हल करेंगे। समीकरण 3 व 4 से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ को जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखो c1 प्लस c2 इक्वल टू 1, c1 प्लस 2c इक्वल टू 0। तो मैंने चिन्ह को क्या करा, चेंज करा, तो c1 से c1 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का c2 इक्वल टू 1, मीन्स c2 की वैल्यू हो गई माइनस का 1। c2 का मान इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, c1 की वैल्यू। तो c2 इक्वल टू -1 मैं इसमें पुट करती हूँ, तो c1 माइनस का 1 इक्वल टू 1, तो c1 का मान कितना आ गया 2। तो c1 में c2 का मान समीकरण 1 में रखने पर इसके बाद क्या लिखोगे, c1 व c2 का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू c1 का मान 2 e की पावर t और माइनस का 2 e की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ सिर्फ -1 रहेगा, 1 में रख रहे ना, तो ये है हमारा इसका आंसर। अब इसमें देखो व्यापक हल हमने पहले निकाल लिया, ये सब कुछ हमने क्यों करा है, क्योंकि उस क्वेश्चन के नीचे कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन, कि हमें क्या करना है, t का मान 0 रखना है, कब, जब x की वैल्यू 1 है और dx अपॉन dt की वैल्यू 0 है। तो x का मान तो हमने समीकरण 1 में निकाल लिया, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, dx अपॉन dt की। तो हमने क्या किया, t के सापेक्ष अवकलन किया, अवकलन करके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में जो ये कंडीशन अप्लाई की है, ठीक है, जो दी हुई शर्तें हैं उनको हमने लगाया। लगाने पर मेरे पास दो कंडीशन आई, 3 और 4। 3 और 4 से मैंने c1 और c2 की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो c1 का मान था 2 और c2 का मान है -1। c1 एंड c2 का मान मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया और मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका इसी के साथ खत्म होता है। अब हम निकालेंगे इसका
PI, ठीक है, कि किस तरह से इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल विशिष्ट विचित्र हल या विशिष्ट हल निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लो पहले। तो आपने जो A पॉइंट है वो खत्म हो गई। अब हम कल स्टार्ट करेंगे B पॉइंट, तो इसको नोट कर लो एक बार। तो हमारा जो पीआई का मान था वो ऑलरेडी 0 था, क्योंकि इसमें बराबर के बाद इक्वल टू के बाद क्या आया हुआ था 0। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें इक्वल टू के बाद x का कोई फंक्शन है, फलन है, मतलब बराबर के बाद हमें क्या दिया हुआ होगा, x का कोई भी फलन या फंक्शन। ओके, तो ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा और इनकम्प्लीट टॉपिक हमें समझ नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। कि CF निकालना सीख लिया, अब हम सीखेंगे इसका PI कैलकुलेट करना। ठीक है, कि PI को हम किस तरह से निकालते हैं।